bankers and customers' rights, duties and rights of the bankers and कस्टमर राइट्स कि बैंक की क्या ड्यूटी है, बैंक के क्या हक है और कस्टमर्स के क्या हक है, इसके बारे में आज एक बेहतरीन सेशन अपन लेने जा रहे हैं। और आई होप कि आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है इस सेशन में, तो बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारा आज का उद्देश्य क्या है और आज के सेशन को जब हम कंप्लीट करेंगे, प्रणाम लोकेश जी, प्रणाम। आज के जब अपन सेशन को कंप्लीट करेंगे तो हम क्या क्या सीख जाएंगे इस सेशन को कंप्लीट करने के बाद। अंडरस्टैंड द बेसिक ड्यूटीज ऑफ द बैंकर, बैंकर्स की बेसिक ड्यूटीज क्या क्या है। गुड इवनिंग अविनाश जी। एंड नो द राइट्स ऑफ बैंकर्स, बैंकर्स की ड्यूटी क्या है, बैंकर्स के हक क्या है ना। बैंकर्स के भी हक होते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि कोई कस्टमर आया बोले साहब ये बैलेंस बता दो, आपने कहा ठीक है हम बता दे रहे हैं, पता चली कि वो पूछी किसी और के बारे में रहा है, बैलेंस किसी और का है, पासबुक किसी और के लिए हुए है ना। तो ये कुछ हमारी ड्यूटीज और कुछ राइट्स में फर्क करना पड़ेगा और जानेंगे इसको। नो अबाउट द कोड्स फॉर द बैंक्स, जय हिंद जी। नो अबाउट द कोड्स फॉर बैंक्स पब्लिक्स बाय द BCSBI। BCSBI, अब जरा कोई BCSBI का फटाक से फुल फॉर्म बता दो जरा, अपन ने इतने बार BCSBI को पढ़ा है तो इसका फुल फॉर्म बिल्कुल निश्चित तौर पे हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो भी पार्टिसिपेंट हैं वो BCSBI का फुल फॉर्म बताए, कोई ना कोई जल्दी से बता दे BCSBI का फुल फॉर्म। बैंकिंग कोड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। हाँ बहुत शानदार, बैंकिंग कोड्स ऑफ स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, बहुत शानदार बहुत शानदार, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही है। अब हम देखते हैं कि ड्यूटीज ऑफ सिक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, जो ड्यूटीज हम कर रहे हैं उसमें सेक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी की बात हम किस रूप में करते हैं। द स्कोप ऑफ द सेक्रेसी लॉ इन इंडिया हैज जनरली फॉलोड द कॉमन लॉ प्रिंसिपल based on implied contract. The debtor creditor relationship between the bank and the customer is of the special kind. अब यहां पर जो सेक्रेसी लॉ है, सेक्रेसी लॉ को हम एक मतलब सेक्रेसी जो लॉ है, सेक्रेसी लॉ को समझने की ये कोशिश करेंगे कि ये कहां पर लागू होता है और किस तरीके से लागू होता है। तो जो सेक्रेसी लॉ है वो बैंकर और एक कस्टमर के रूप में बहुत शानदार तरीके से अप्लाई होता है, जहां पर एक डेबिटर होता है और एक क्रेडिटर होता है ना। और वो डेवलप करता है एक बैंकर और एक कस्टमर के रिलेशनशिप को, जो कि एक स्पेशल काइंड का रिलेशनशिप होता है, जहां पर बैंकर कस्टमर की पूरी सेक्रेसी को मेंटेन करके रखता है। तो इसी को बोलते हैं द स्कोप ऑफ सेक्रेसी लॉ इन इंडिया। It is a contractual relationship that has been implied obligation to keep the affairs of the accounts of customers secret and confidential। क्या है ये? एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है। ये कौन सा रिलेशनशिप है? एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है, कॉन्ट्रैक्ट है बैंक और कस्टमर के बीच में कि भाई आपका जो भी अफेयर्स होगा अकाउंट्स के रूप में और कस्टमर के रूप में, उसको हम सीक्रेट रखेंगे और कॉन्फिडेंशियल रखेंगे, जिसकी जानकारी सिर्फ आपको मिलेगी, आपके अलावा किसी और को नहीं दी जाएगी। द ड्यूटी ऑफ नॉन डिस्क्लोजर इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल। क्या? अब यहाँ पर ड्यूटी में फर्क, अब यहाँ पर राइट नहीं रहेगा, अब आपकी यहाँ पर ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है। एक बैंकर की ड्यूटी स्टार्ट हो जाती है कि नॉन डिस्क्लोजर, डिस्क्लोजर मतलब, डिस्क्लोजर मतलब खुलासा, डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? खुलासा करना, ठीक है। डिस्क्लोजर का मतलब खुलासा करना और नॉन डिस्क्लोजर मतलब कोई खुलासा नहीं करना,
ठीक है, इज कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल, ये कॉन्ट्रेक्चुअल भी होती है और लीगल भी होती है। Thus, the duty to secrecy is not absolute, it is a qualified। तो ये क्या होती है, क्वालिफाइड ड्यूटी होती है। A bank would be protected only if it discloses the affairs of the customer under certain legally permissible compulsions and circumstances as follow। बैंक अपने आप को किस तरीके से प्रोटेक्टेड रखता है, कब, लॉ ऑफ सेक्रेसी में। लॉ ऑफ सिक्रेसी में उस जगह पे बैंक अपने आप को प्रोटेक्टेड रखता है कि वो सिर्फ लीगली तौर पर परमिसिबल लीगली अफेयर्स में ही कोई चीज को डिस्क्लोज करे, वेयर डिस्क्लोजर इज अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ। कहां पर, जहां पर लीगली उसको ऑर्डर दिया गया है वहीं पर ही उसको डिस्क्लोजर करना है, नहीं तो नहीं करना है। वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू द पब्लिक to disclose, where there is duty to the public to disclose, जहां पर ड्यूटी है उसकी पब्लिक को डिस्क्लोज करने की वहां पर डिस्क्लोज करेंगे। जैसे आपने कहा कि सर 12 रुपए वाला बीमा है 20 रुपए में हो गया, अब इसको डिस्क्लोज करना है कि नहीं करना, भाई करना है, वो पब्लिकली आपको डिस्क्लोज करना है ना। ये आपकी अब ड्यूटी बनती है कि बैंक का उस रिलेशनशिप को आपको डिस्क्लोज करना है कि भाई अब ये 20 रुपए का हो गया है, ले लो, ठीक। where interest of the bank required disclosure and where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer। और कहां पर, where the disclosure is made with the express or implied consent of the customer, जहां पर कस्टमर खुद कंसेंट दे कि हाँ ये चीज इसको बतानी है, तब आप उस चीज को डिस्क्लोज कर सकते हैं। डिस्क्लोजर अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ। अब अपन देखते हैं कि डिस्क्लोजर अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ लीगली किस तरीके से हमें डिस्क्लोज करना है। बैंक्स आर बाउंड बाय द लीगल प्रोविजन टू प्रोवाइड टू सर्टेन ऑथोरिटीज इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर एंड देयर डीलिंग्स विद द बैंक्स। अब बैंक बाउंड है कहां पर, लीगली, कि जब भी कोई लीगल ऑर्डर उसको मिलता है किसी सर्टेन अथॉरिटी से, तो उसको अगर कस्टमर के बारे में आपसे कोई जानकारी चाहिए है तो वो आपसे ले सकता है, साथ साथ में लीगली वो ऑर्डर भी बैंक को दे सकता है। इसके लिए डिस्क्लोजर अंडर कंपल्सन ऑफ लॉ के लिए बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 लगता है। अब कैसे याद रखोगे, 1891 बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891 लगता है। एज पर द सेक्शन 4 and 6 of the Bankers Book Evidence Act, in a legal dispute between a bank's customer and third party, certified copies of entries in the bank's book may be called for, which shall be prima facie evidence of the existence of such entries in the bank's book without producing the original book of the account। अब देखो, कई लोग ये बात सोचते होंगे कि बैंक में आज भी रजिस्टर्स चल रहे हैं, है ना। इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, इतना बैंक का डिजिटलाइजेशन हो गया है कि रजिस्टर्स रखने की आवश्यकता ही नहीं है। पर जब ऐसी बात आ जाती है बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट की, तब वहां पर हमारे जो रजिस्टर्स हम बैंक में ब्रांच में मेंटेन करते हैं उनकी आवश्यकता पड़ जाती है। कैसे कि अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हुआ बैंक और कस्टमर या किसी थर्ड पार्टी के बीच में, तो कोर्ट क्या करेगा, आपसे सर्टिफाइड कॉपी मांगेगा उस एंट्रीज की जो कि आपने बैंकर्स बुक में नोट करके रखी हैं। उसको प्राइमा फेसिया वही एविडेंस चाहिए एग्जिस्टेंस में जो कि आपकी बैंक्स बुक में एंटरटेन है, ठीक है, विदाउट प्रोड्यूसिंग द ओरिजिनल बुक ऑफ अकाउंट। उसको डिजिटली बुक से कोई मतलब नहीं है, उसको तो फिजिकल बुक से मतलब है। द बैंक वुड कंप्लाई The bank would comply with the orders after satisfying itself that the concerned officer is authorized to ask the information
The information supplied should be confined to the point on which it is asked. Information should be volunteered by the bank. बैंक की ये ड्यूटी बनती है कि उसको कंप्लाई करना है और सेटिस्फाई होना है कि जो भी जानकारी उससे कोई कंसर्न ऑफिसर मांग रहा है, क्या जो भी जानकारी कोई ना कोई डिपार्टमेंट का कंसर्न ऑफिसर उससे मांग रहा है वो एक्चुअल में जेन्युइन है और उस इंफॉर्मेशन को पाने के लिए ऑथराइज्ड है भी या नहीं है। ठीक है, वो उसके लिए ऑथराइज्ड है भी या नहीं है। इसी सारी इसी सारी जानकारी को ये कन्फाइन कर लिया जाएगा बैंक ऑफिशियल्स के द्वारा। उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया जाएगा या रोक दिया जाएगा। समन बाय सिविल और क्रिमिनल कोर्ट्स। द सिविल एंड क्रिमिनल कोर्ट have the power to issue summon to bank to produce document or tender evidence. सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के पास ये पावर होती है कि वो बैंक को भी समन दे सकता है कि आपको ये डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है और ये टेंडर आपको इस टेंडर का एविडेंस देना है। ठीक है, सच नोटिस इशूड बाय द कोर्ट टू बैंक would have to be complied with and the documents would be produced by the bank only as specifically called for. जब इस तरीके का समन मिलता है या नोटिस किसी कोर्ट से बैंक को प्राप्त होता है तो बैंक को वहां पर वही डॉक्यूमेंट सिर्फ प्रोड्यूस करना है, सिर्फ वही डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है स्पेसिफिकली जो कि सम्माननीय कोर्ट द्वारा चाहे गए हैं। उसके अलावा उसको कोई भी एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंशियल चीजें या डॉक्यूमेंट्स पेश नहीं करना, जो कोर्ट ने मांगा है सिर्फ वही देना है। इनकम टैक्स एक्ट 1961, द इनकम टैक्स ऑफिसर और स्पेसिफाइड हायर ऑफिसर ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अंडर द पावर्स वेस्टेड बाय द सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट may call for book of accounts or other document in the bank. ये अपने पावर जो कि उनको सेक्शन 133 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के द्वारा मिला है उसके द्वारा ये किसी के भी अकाउंट्स बुक और एनी अदर डॉक्यूमेंट्स के बारे में बैंक से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्लोजर if they consider that will be useful in any proceeding on specific order signed by authorized official bank need to furnish the specific information and intimate the customer. वो सारी की सारी जानकारी जो एक ऑथराइज्ड ऑफिशियल के द्वारा मांगी गई है वो दे देना है और कस्टमर को भी उसके बारे में इंटीमेट कर देना है। Other act, the other relevant acts which information can be called from the banker are called the Companies Act 2013. आरबीआई कहता है 1934 एक्ट के तहत कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड गिफ्ट टैक्स एक्ट लगा के बात करता है। क्या होता है उसमें कि ऑर्डिनरी एंड इंस्टेंट ऑफ डिस्क्लोजर इन पब्लिक इंटरेस्ट could arise if the customer happens to be dealing with terrorists, illegal drug trafficking or smuggling or similar serious anti-national or illegal activities. बैंक को अपना डिस्क्लोजर पब्लिक इंटरेस्ट में कब करना है? जब उसको लगता है कि हमारा जो कस्टमर है वो किसी टेररिस्ट एक्टिविटी में लिप्त है या उसको लगता है कि वो किसी इलीगल ड्रग ट्रैफिकिंग में लिप्त है, तब फिर उसको पब्लिक इंटरेस्ट में डिस्क्लोजर करना है, हर एक बात डिस्क्लोजर करना है। The question of what is in the public interest is to be carefully considered as concept of quite very legal perspective. बिल्कुल सही बात है। इसके लिए भी बैंक को ये जानने की आवश्यकता रहती है कि कौन सी चीज हमको पब्लिक इंटरेस्ट में बतानी है या कौन सी हमको नहीं बतानी है। A bank would be protected when it furnish information about borrower's account to the guarantor or their solicitor for recovering the dues. बैंक यहाँ पर प्रोटेक्टेड है अगर वो बरोवर का अकाउंट है उससे
उसकी जो रिकवरी है वो गारंटर से भी कर लेता है, तो उसमें भी बैंक का प्रोटेक्शन है। Similarly, general information about the loan account of the borrower exchange given to the other bank or co-banker would also be protected by banking custom, as it is self-interest of taking precaution in इसका कोई मतलब नहीं है। Disclosure with expressed or implied consent of the customer. बैंक में disclose information as request or explicit instruction of the customer. बैंक और कहां पर डिस्क्लोज कर सकता है? जहां पर कस्टमर खुद आग्रह करे बैंक से, जहां पर कस्टमर खुद आग्रह करे कि भाई मेरी ये जानकारी जो है ये आप पब्लिकली सबको बता सकते हो, जब जाके भी बैंक उसको डिस्क्लोज कर सकता है। अब ड्यूटीज ऑफ रीजनेबल केयर। Bank has a duty of exercise reasonable care or diligence while discharging its duty as agent, bailey, trustee of a customer. क्या कर सकता है बैंक? बैंक की ये ड्यूटी है कि वो रीजनेबल केयर रखे। कब? जब वो डिलीजेंस करे। किसका? अपनी एज ए एजेंट, बेली या ट्रस्टी ऑफ अ कस्टमर का। इफ अ कस्टमर suffers loss due to improper care or negligence of the bank, he or she may be claimed specific damage from the bank for making good the loss. Good the loss. Loss मतलब हानि। हाँ, लॉस मतलब हानि। इफ अ कस्टमर सफर्स लॉस, ये बात समझ में आ गई ना कि बैंक से अगर कस्टमर को कहीं भी लॉस होता है कि ये बैंक की गलती थी और उससे कस्टमर को लॉस हुआ है, तो वो बैंक को क्लेम कर सकता है। गार्निशी और अटैचमेंट ऑर्डर। डेबिटर हु ओज मनी डेबिटर हु ओज मनी is called garnishee. A bank is a debtor in respect of the deposit account with credit balance. अब यहाँ पर जो डेबिटर है, जिसके पास मनी है, वो कहलाता है गार्निशी। और बैंक इज अ डेबिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट विद क्रेडिट बैलेंस। अगर किसी का डिपॉजिट अकाउंट है और उसमें क्रेडिट बैलेंस है, तो बैंक वहां पर डेबिटर कहलाएगा। When a court issue an order attaching the credit balance in the account of the customer, the bank on receipt of such an order is prohibited from honoring checks drawn by the customer on the account or making payment to the customer of his order. सीधी सी बात क्या है? जैसे ही गार्निशिंग ऑर्डर मिला है बैंक को, वैसे ही उसको तत्काल प्रभाव से जो भी ऑर्डर मिला है उसको फॉलो करना है। ठीक है, इस पूरी की पूरी बात का सिंपल मतलब वही है। ऑन रिसीप्ट ऑफ द on receipt of the garnishee order from a court or attachment order from the income tax authority, the bank should immediately stop debit operation in the account attached and intimate the customer of the order and the resultant stoppage of the operation in the account. वही है कि जैसे ही आपको गार्निशी ऑर्डर मिल रहा है, आपको सारे अकाउंट्स के लेन देन सब रोक देने हैं। ठीक है, या जो उसने गार्निशी ऑर्डर में कहा है, गार्निशी ऑर्डर में क्या करना था कि गार्निशी ऑर्डर में जो भी गार्निशी ऑर्डर आपको मिल रहा है ना, उसको वैसे ही का वैसे ही फॉलो करना है जिस तरीके से गार्निशी ऑर्डर हमको मिलता है ना। और बैंक अकाउंट के सारे लेन देन को वहीं पर स्टॉप कर देना है ना। और उसके बारे में कस्टमर को भी इंफॉर्मेशन देनी है कि भाई इस कारण से गार्निशी ऑर्डर बैंक को प्राप्त हुआ है, जिस कारण से आपके अकाउंट को रोक लगा दिया गया है। इफ द गार्निशी अटैचमेंट ऑर्डर इज फॉर अ लिमिटेड अमाउंट which is less than the credit balance in the account, the attached amount can be transferred to the sundry deposit
account for eventually payment to the court या income tax authority and thereafter operation may be permitted in the account. इसका मतलब ये है कि सपोज करें कस्टमर के अकाउंट में 1 लाख रुपए है और गार्निशी ऑर्डर आया कि साहब 70,000 रुपए का इसमें रिकवरी करना है इस अकाउंट से। माननीय कोर्ट ने कहा 70,000 रुपए की रिकवरी करना है, अकाउंट में है 1 लाख रुपए। तो जो 70,000 रुपए है वो बैंक को निकाल के अपने सन्ड्री डिपॉजिट में जमा कर देने हैं उस गार्निशी ऑर्डर के बेस पे, और बाकी उसको जनरल लेन देन करने देना है कस्टमर को, है ना। सबसे पहले उसको 70,000 का गार्निशी ऑर्डर आया, 70,000 की रिकवरी करो, बैंक के बीजीएल में डालो, सन्ड्री डिपॉजिट में डालो, है ना। और बाकी जितना भी उसके में रिमेनिंग बैलेंस बच रहा है वो सारा का सारा रिमेनिंग बैलेंस उसको उसका ऑपरेशन करने दीजिए। ठीक है, यही कह रहा है हमारा ये गार्निशी ऑर्डर। Alternatively, a fresh account of the customer may be opened for credit and debit operation, as garnishee order cannot have prospective operation until the new account is to be attached afresh by the core income tax authority. In terms of the bank customer relationship, there are certain rights conferred on the bank as per the court pronouncements or specific provision of law. These are briefly discussed in the following paragraph. तो अपन देख लेते हैं फॉलोइंग पैराग्राफ क्या कह रहा है आपसे। बैंक्स लीन को डिस्कस किया है सेक्शन 7.4 में। इसी के साथ साथ राइट ऑफ सेट ऑफ को डिस्कस किया है 7.5 में, और इसी के साथ राइट ऑफ एप्रोप्रिएशन ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस किया है 7.6 में, और राइट टू चार्ज इंटरेस्ट और कमीशन। अब ये क्या होता है देखते हैं। नॉर्मली रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द लोन या ओवरड्राफ्ट एंड द कमीशन फॉर द कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट और अदर सर्विसेज इज चार्जेबल बाय द बैंक एज पर द टर्म्स एग्रीड बाय द कस्टमर व्हाइल ग्रांटिंग द फैसिलिटी, है ना। जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है लोन पर, ओवरड्राफ्ट पर, और जो भी कमीशन है कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट पर, तो वहां पर सर्विस चार्ज चार्जेबल है बैंक के द्वारा, है ना। इस अनुबंध में बैंक और कस्टमर आपस में बाध्य हैं, बंधे हुए हैं। बट इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट द बैंक वुड बी एंटाइटल्ड टू चार्ज इंटरेस्ट कमीशन एज पर मार्केट प्रैक्टिस प्रिवेलिंग फॉर द फैसिलिटी सर्विस इन द क्वेश्चन। बट अगर वहां पर एग्रीमेंट नहीं है तो बैंक वहां पर एंटाइटल है कि वो मार्केट रेट पर भी चार्ज कर सकता है। जैसे आपको पता है ना, जब बैंक में कोई अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है, या बैंक में कोई अकाउंट राइट ऑफ हो जाता है, अब राइट ऑफ हुआ, सपोज करो 1 लाख रुपए से वो राइट ऑफ हुआ, अब 2 साल बाद कस्टमर आता है, तब बैंक का वहां पे कोई अनुबंध है कि कितने में उसको, एग्रीमेंट के हिसाब से कोई एग्रीमेंट है कि उसको कितने में सेटल करना है अकाउंट? ऐसा कोई भी नहीं है भाई। जितनी ज्यादा से ज्यादा रिकवरी उस 1 लाख के ब्याह में हो जाए उतनी करना है। कई कई लोग तो बड़ी शान बघारते हैं कि भाई 1 लाख रुपए लेना थे, हमने कस्टमर से 10 लाख रुपए ले लिए, तो अब राइट ऑफ अकाउंट बने, है ना। तो जब इस तरीके की बात आती है, इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट बैंक वुड बी एंटाइटल्ड टू चार्ज इंटरेस्ट और कमीशन एज पर द मार्केट प्रैक्टिस। जैसा मार्केट में साहूकार लोग करते हैं, उस मार्केट प्रैक्टिस के तहत भी आप चार्जेस लगा सकते हैं, बैंक के लिए राइट है। Bank customer relationship is a contractual relationship between two parties and it may be terminated by the party or voluntary basis on the clause of law. बैंक और कस्टमर का जो रिलेशनशिप है ये जो है वॉलंटरी रिलेशनशिप है ना, और एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप है जिसको दोनों में से कोई भी तोड़ सकता है। अगर कस्टमर चाहे आपकी सर्विसेज पसंद नहीं आई, अकाउंट बंद कर देगा, आपकी सर्विसेज चली गई। आपको लग रहा है कस्टमर पागल है और वो अकाउंट को प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है ना, तो उसको बैंक छोड़ सकता है। वॉलंटरी टर्मिनेशन, द कस्टमर हैज अ राइट टू close his or deposit account because of the change of residence or dissatisfaction of the service of the bank or any other reason. कोई कस्टमर के लिए कोई भी रीजन हो सकता है अकाउंट बंद करने का, वो उसकी स्व इच्छा है।
घर का पता बदल गया, वो कहीं और रहने लगा, अकाउंट बंद कर दिया। आपसे उसकी नहीं बन रही, उसने अकाउंट बंद कर दिया। ठीक है, कुछ भी रीजन हो सकता है, कस्टमर अपने आप में फ्री है, किसी भी रीजन से अकाउंट बंद कर सकता है, और वहां पर बैंकर बाध्य है कि अगर कस्टमर खुद लिखित में एप्लीकेशन दे रहा है, अपने सब कुछ देना चाह के और अकाउंट बंद करना चाहता है, तो आपको करना है। द बैंक ऑल्सो may decide to close an account due to unsatisfactory conduct of the account or because it find the customer is undesirable of certain reason। बैंक के पास भी ये अधिकार है अगर कोई अकाउंट को बंद करना है तो। However, a bank can close an account only after giving a reasonable notice to the customer। बैंक जब भी कोई अकाउंट बंद करेगा तो उसके पहले कस्टमर को नोटिस प्रोवाइड करेगा, रीजनेबल नोटिस प्रोवाइड करेगा, जिसमें कारण रहेगा कि भाई इस कारण से हम आपका अकाउंट बंद कर रहे हैं। टर्मिनेशन बाय द लॉ, टर्मिनेशन ऑफ बैंक कस्टमर रिलेशनशिप। तो टर्मिनेशन बाय लॉ, द रिलेशनशिप ऑफ बैंक कस्टमर कैन ऑल्सो बी टर्मिनेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ लॉ फॉर ओनली फॉलोइंग रीजन। अब रीजन देख लेते हैं किस किस रीजन से कर सकते हैं। डेथ ऑफ कस्टमर, अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है उसमें भी बैंक कस्टमर का रिलेशनशिप टूट जाएगा। ऑन रिसीविंग नोटिस और इंफॉर्मेशन ऑफ द डेथ ऑफ द कस्टमर, द बैंक स्टॉप ऑल द डेबिट ट्रांजेक्शन इन द अकाउंट। जैसे ही बैंक को पता चलता है या नोटिस मिलता है कि ये कस्टमर की डेथ हो गई है, उसी क्षण से, उसी सेकंड से भी नहीं, उसी क्षण से तत्काल प्रभाव से सारे के सारे डेबिट ट्रांजेक्शन को रोक देना है। However, credit of the account can be permitted, क्रेडिट उसमें आ सकता है। The balance in the account is given to the nominee, जो भी बैलेंस रहेगा वो नॉमिनी को मिलेगा। If available, or to the legal representative of the deceased after obtaining the letter of administration or succession certificate or indemnity bond as per the prescribed procedure, and only account is closed। किसको मिलेगा? नॉमिनी को मिलेगा या फिर उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को मिलेगा, जो कि सेटलमेंट से होगा, डेथ क्लेम सेटलमेंट से जिसको अभी नाम आएगा उसको मिलेगा। Bankruptcy of the customer, liquidation of the company, or an individual customer may be declared bankrupt, or a company may be wound up under the provision of the law। तब भी बैंक और कस्टमर का रिलेशन खत्म हो जाएगा। इन सच एन इवेंट नो ड्राइंग वुड बी परमिटेड इन द अकाउंट। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो बिल्कुल कोई भी ड्राइंग नहीं हम परमिट करेंगे अकाउंट में ऑफ द इंडिविजुअल और अ कंपनी। The balance is given to the receiver or liquidator or office assignee and the account is closed thereafter। और अगर ऐसी कंडीशन आती है तो जो बैलेंस है उसको जो भी रिसीवर है या लिक्विडेटर है उसको प्रदान कर दिया जाएगा और अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। गार्निशी ऑर्डर, एज अर्लियर डिस्कस, गार्निशी ऑर्डर में हमें क्या करना है? जो लिखा है वही करना है गार्निशी ऑर्डर में। इंसेनिटी ऑफ अ कस्टमर, इंसेनिटी मतलब a lunatic person of unsound mind is not competent to contract under section 11 of Indian Contract Act। अगर कोई पागल व्यक्ति है, अनसाउंड व्यक्ति है, तो उससे आप कोई भी अनुबंध नहीं कर सकते बैंकिंग एक्ट के तहत। मतलब जो पागल है उससे क्या अनुबंध करोगे? उसी को नहीं पता कि भाई क्या है अनुबंध, मतलब क्या कॉन्ट्रैक्ट करोगे? तुम शर्त लगा नहीं सकते, कोई कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकते, पागल है वो, तो वो कभी भी खड़ा हो जाएगा मैं तो पागल हूँ, मेरे को तुमसे करने नहीं था। तो अनसाइंड व्यक्ति के साथ हम ना कोई रिलेशन नहीं रख सकते। सिंस बैंक कस्टमर रिलेशनशिप इज कॉन्ट्रेक्चुअल, द बैंक विल नॉट ऑनर चेक्स एंड विल क्लोज द अकाउंट आफ्टर रिलीजिंग receiving the notice about the insanity of the customer and receiving and confirmation about through medical report। ठीक है, कस्टमर अवेयरनेस की बात आती है। द कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप, द राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द बैंक and its implications on the conduct of the account are not well known to all the customers। A customer has to be made aware of these aspects। Bank therefore have to be educate the customer by explaining the terms and conditions carefully। बैंकर का और कस्टमर का एक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप में भी कुछ शर्तें होती हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें होती हैं, जिसके बारे में बैंक कस्टमर को बताता है जब भी वो अपना कोई अकाउंट मेंटेन करता है या एंजॉय करता है बैंक से, लोन से या कोई वर्क, है ना। तो उसकी तमाम सारी सेवा शर्तें होती हैं जिनको बोलते हैं सेवा शर्तें, है ना। वही सेवा शर्तें होती है कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप।
मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही पर मिलता जरूर है। आप सभी को शुभ रात्रि, शब्बा खैर। मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग सेशन में। गुड नाइट ऑल ऑफ यू। गुड नाइट सुनील जी, गुड नाइट।